हेलो फार्मासिस्ट, वेलकम बैक टू नोट्स कार्ड। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम डी फार्मा सेकेंड ईयर के फार्मेकोलॉजी के चैप्टर नंबर 8 की बात करेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है ड्रग एक्टिंग ऑन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसके साथ साथ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे जो कि हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर के नोट्स आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा, जिसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। साथ साथ ही आप अपने पीडीएफ नोट्स को भी वीडियो लेक्चर के साथ मैच कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट के पास नोट्स नहीं है तो वो हमारी वेबसाइट पे जाके नोट्स को डाउनलोड कर सकता है। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ कंटिन्यू द क्लास। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार सिलेबस की ओर देख लेते हैं, जिसमें हमें पढ़ना है ड्रग एक्टिंग ऑन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इस टॉपिक को आपको पढ़ने से पहले आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की नॉर्मल एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए। ठीक है, इसमें हमें पढ़ना है एंटी अल्सर ड्रग, एंटी इमेटिक, लेक्सेटिव एंड परगेटिव, एंटी डायरियल ड्रग। इन टॉपिक्स के बारे में हम वन बाय वन बात करेंगे। इनका क्लासिफिकेशन, इनकी डेफिनेशन, इनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन की हमें बात करनी है। तो फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा है एंटी अल्सर ड्रग। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक आता है वो है एंटी अल्सर ड्रग। अब एंटी अल्सर ड्रग तो नाम से डिफाइन हो गया होगा कि अल्सर को ठीक करने वाली दवाई। लेकिन अल्सर होता क्या है? जनरली आपने माउथ अल्सर के बारे में सुना होगा। माउथ अल्सर का मतलब होता है जब मुंह में छाले पड़ जाते हैं और आप उसके लिए कोई दवाई यूज करते हैं। ऐसे एक अल्सर हमारे स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, यानी कि जब हमारे स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में छाले पड़ जाते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं पैप्टिक अल्सर। और उसी को ठीक करने के लिए हम एंटी अल्सर ड्रग का यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि ऐसा क्या होते हैं जो हमारे स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन के किसी पर्टिकुलर पार्ट में, ठीक है, छाले पड़ जाते हैं। किस रीजन से पड़ जाते हैं? या तो जो एसिड का सिक्रीशन होता है वो ज्यादा हो जाएगा, या फिर पैप्सिन जो एंजाइम होता है हमारे डाइजेशन में जो हेल्प करता है, उसका जो सिक्रीशन होता है वो ज्यादा हो जाएगा, या फिर बाइल जूस का जो सिक्रीशन है वो ज्यादा हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हमारे स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या पड़ जाते हैं? छाले पड़ जाते हैं। उन्हीं चीजों को ठीक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एंटी अल्सर ड्रग का यूज करते हैं। तो एंटी अल्सर ड्रग वो मेडिसिन होती हैं जो हमारे अल्सर के ट्रीटमेंट करती है, यानी कि अल्सर को ठीक करने में हेल्प करती है। लेकिन कौन से अल्सर में ठीक करने में हेल्प करती है? स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। नेक्स्ट हमारा आता है कि एंटी अल्सर ड्रग को हम एसिड सप्रेसिंग ड्रग क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैंने अभी बताया कि जो अल्सर होता है वो हमारा स्टमक के अल्सर के और स्मॉल इंटेस्टाइन के अल्सर की बात करें, जिसमें हमारा जो एसिड है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो ये क्या करता है? ये उस एसिड को क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है। उसका जो सिक्रीशन है उसको कम कर देगा, यानी कि सप्रेस कर देगा। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? एसिड सप्रेसिंग ड्रग भी बोला जाता है। और अल्सर हीलिंग ड्रग, यानी कि अल्सर को ठीक करने वाली दवाई भी बोला जाता है। कैसे ये करता है? ये जो मेडिसिन होती हैं जिनको हमने एंटी अल्सर ड्रग बोला है, ये क्या कर देती हैं? स्टमक में, ठीक है, और हमारे ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनल पार्ट में अल्सर को ठीक करती हैं, यानी कि अल्सर से बचाती हैं। ठीक है, एसिड को कम कर देंगी, पैप्सिन को कम कर देंगी। तो एक बात और है इसमें कि ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट्स में होता है? ड्यूडेनियम पार्ट में होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा इसमें आता है कि ये क्या करते हैं? ये हमारे एसिड जो प्रोड्यूस हो रहा है उसके अमाउंट को रिड्यूस करती हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी हमारा अल्सर होता है स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो हाईली जो कॉज होता है वो यही होता है कि एसिड का जो सिक्रेशन होता है वो बढ़ जाते हैं। तो एंटी अल्सर ड्रग वो ड्रग होती हैं जो एसिड के प्रोडक्शन को रिड्यूस करती हैं स्टमक में, और अल्सर को क्या करेंगे? अल्सर को ठीक करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो जो हमारी एंटी अल्सर ड्रग होती है वो हमारा प्रोटोन पंप इनहिबिटर होती है। ठीक है, ये क्या करते हैं? प्रोटोन पंप की एक्टिविटी को इनहिबिट करती हैं। दूसरा, ये H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं और म्यूकोसल प्रोटेक्टर होते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारा आता है कि ये ओरली यूज होती हैं जनरली। ठीक है, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है अल्सर में, और अल्सर को ठीक करने में इनका यूज होता है। अब नेक्स्ट हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी अल्सर ड्रग, यानी कि आपको क्लासिफाई करना है कितने टाइप की ड्रग्स हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा आता है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इनहिबिटर, यानी कि जो गैस्ट्रिक एसिड को सिक्रीट करते हैं उनकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर दे। जिसमें आता है हमारा H2 एंटीहिस्टामाइन प्रोटोन पंप इनहिबिटर, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स। ठीक है, इसमें एक आता है एंटी कोलिनर्जिक, ये तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं।
सेकेंड आता है हमारा गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर। अब गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर कब देते हैं? जब हमारे स्टमक में, जब हमारे इंटेस्टाइन में जो एसिड होता है वो एंटर कर जाता है, तब हम उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए उनको न्यूट्रलाइजर देते हैं, जिसको आप एंटासिड भी बोलते हो। उसके बाद अल्सर प्रोटेक्टिव और एंटी एच पायरोली ड्रग हम इसमें क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है, तो इनमें से कॉमन सी एक दो ड्रग आपको याद करनी है और उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन हम वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, तो जैसे इसमें फर्स्ट है एंटीकोलिनर्जिक, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो, तो उसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन होगा, ड्रग इंट्रेक्शन होगा, सिमिलर होगा, आप सिमिलर लिख सकते हो। ठीक है, अब सबसे फर्स्ट ड्रग जो आती है वो है हमारा ओमिप्राजोल। अब ओमिप्राजोल कौन सी कैटेगरी की मेडिसिन है? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कैटेगरी की मेडिसिन है, जिसको आपने पीपीआई भी बोला था। तो जो ओमिप्राजोल होता है ये पीपीआई मेडिकेशन है, जिसका यूज किया जाता है स्टमक में एसिड को रिड्यूस करने के लिए। यानी कि जब आपका स्टमक में एसिड ज्यादा हो जाता है, उसको रिड्यूस करने के लिए हम ओमिप्राजोल देते हैं। सेकेंड इसका जो यूज होता है वो गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज में होता है, जिसमें हमारा हार्ट जो है वो बर्न फीलिंग होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जलने वाली फीलिंग होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हम इसको स्टमक और ड्यूटेनियल अल्सर में भी यूज करते हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करूं तो आपको सिर्फ सिंपल इतना समझना है कि जो प्रोटीन पंप इनहिबिटर होते हैं वो प्रोटीन पंप की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, एसिड का जो अमाउंट होता है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कुछ इस टाइप के एंजाइम को ब्लॉक करते हैं जो हमारा एसिड को प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे सेम यही लिखा हुआ है कि जो ओमिप्राजोल होते हैं वो एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक करते हैं, इनहिबिट करते हैं, जो स्टमक में एसिड को प्रोड्यूस करते हैं, जिनको आप बोलते हो हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेस। ठीक है, उसके बाद फिर सेकेंड इसमें आता है कि ये क्या करते हैं, स्टमक में एसिड के अमाउंट को रिड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ एलिवेट सिम्टम्स, एंड ये क्या करेंगे, अल्सर को हील करेंगे, यानी कि अल्सर को ठीक करने में हमारी हेल्प करेंगे। ओमिप्राजोल की अगर डोज की बात की जाए तो ये हम काउंटर से भी ले सकते हैं और प्रिस्क्रिप्शन से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, काउंटर का यहाँ पे मतलब है किसी भी फार्मेसी से आप खुद भी जाके ले सकते हैं एसिडिटी के लिए, अल्सर के लिए, और प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू भी आप इसको ले सकते हैं। उसके बाद अगर डोज की बात की जाए तो ये क्या है कि एक दिन में आप 2 बार या 1 बार इसको ले सकते हैं खाना खाने से पहले। ठीक है, इंडिकेशन की अगर मैं बात करूं तो पैप्टिक अल्सर में इसको यूज किया जाता है, अल्सर को ठीक करने में यूज किया जाता है, अल्सर पेन ब्लीडिंग पैप्टिक अल्सर में इसको यूज किया जाता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन हिपैटिक फेलियर यानी कि लीवर फेलियर में हम इसको नहीं देते हैं, रीनल इंपेयरमेंट में नहीं देते हैं, हाइपर सेंसिटिव में नहीं देते हैं, और प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है एंटी इमेटिक। एंटी इमेटिक समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इमेसिस कौन सी प्रोसेस होती है। तो इमेसिस वो कंडीशन होती है पेशेंट में जिसमें पेशेंट को वॉमिटिंग आती है, उस कंडीशन को हम कहते हैं इमेसिस। अब देखिए वॉमिटिंग 2 टाइप की होती है, यानी कि 2 कंडीशन में हम वॉमिटिंग को प्रोड्यूस कराते हैं। सबसे पहली कंडीशन जब किसी पेशेंट ने पॉइजन को इंटेक कर लिया है और पॉइजन को क्या करना है, बाहर निकालना है। ठीक है, और एक कंडीशन जैसे कि आपने कोई कुछ खा लिया है, ठीक है, एसिडिटी कोज हुई, वो वॉमिटिंग आपको रोकनी है। तो एंटी इमेटिक वो मेडिसिन होती हैं जो क्या करती हैं, नोजिया और वॉमिटिंग को रिड्यूस करती हैं, प्रिवेंट करती है, यानी कि रोकती हैं। ठीक है, तो इमेसिस कौन सी होती है, इमेसिस वो कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट को वॉमिटिंग होती है, और वॉमिटिंग कितने कंडीशन से हो सकती है, या तो क्या है कि किसी पेशेंट ने पॉइजन खा लिया, आप उस पॉइजन को निकालने के लिए वॉमिटिंग करा रहे हो, ठीक है, या फिर आपने क्या है वॉमिटिंग रोकनी है। ठीक, किसी पेशेंट को कंटिन्यू वॉमिटिंग हो रही है, नोजिया हो रहा है, तो उसको क्या करना है, रोकना है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एंटी इमेटिक ड्रग देते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा वॉमिटिंग सेंटर होता है वो वॉमिटिंग सेंटर हमारा कौन सा होता है, मेडुला ऑब्लैंगटा, ब्रेन के मेडुला ऑब्लैंगटा में। ठीक है, अब आप मुझे फटाफट से कमेंट्स करके बताइए कि जो हमारा वॉमिटिंग सेंटर होता है, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में भी बता देती हूँ, CTZ। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा सेंटर होता है, इसी पे हमारा ट्रिगर होता है और तभी हमें वॉमिटिंग की फीलिंग आती है। तो मुझे CTZ की फुल फॉर्म आप कमेंट्स में करके बताइए कि CTZ का फुल फॉर्म क्या होती है। इतने हम आगे बात करते हैं। ठीक है, तो जो एंटीमेटिक मेडिसिन होती है ये वो मेडिसिन होती है जो हमारे नोजिया और वॉमिटिंग को रिड्यूस करती हैं और प्रिवेंट करती हैं। ठीक है, कैसे प्रिवेंट करते हैं, ये क्या करते हैं, जो हमारे केमिकल सेंटर्स होते हैं ब्रेन में जो वॉमिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है कुछ टाइम के लिए, जिससे वजह से हमें क्या है, नोजिया और वॉमिटिंग की सेंसेशन फील नहीं होती है।
ठीक है, इसमें क्या है, कॉमन टाइप्स है कुछ जो एंटीइमेटिक्स है, जैसे सेरोटोनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, डोपामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और एंटीहिस्टामाइन, ये आपने पहले भी पढ़े हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये जो जितनी भी एंटीइमेटिक हमारी मेडिसिन होते हैं, ये 3 टाइप के एंटागोनिस्ट और 3 टाइप के रिसेप्टर पे ये बाइंड करती है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है कि ये जो मेडिसिन होती हैं, ये किसमें यूज की जाती है, नोजिया और वॉमिटिंग को प्रिवेंट करने में यूज की जाती है, लाइक कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, सर्जरी एंड अदर मेडिकल कंडीशन। यानी कि ये वो मेडिसिन है जिसमें हमें वॉमिटिंग और नोजिया से क्या करवाती है, प्रिवेंट करवाती है, रोकती है। ठीक है, इनको हम ओरली भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं, आईवी के थ्रू आप एडमिनिस्टर कर सकते हो, इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्टर कर सकते हो, और ये या तो अकेले या फिर कंबाइन में भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये जस्ट जनरल इंट्रोडक्शन था एंटी इमेटिक का। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी इमेटिक, यानी कि कितने टाइप से इसको क्लासिफाई किया गया है। तो कुछ ऐसी कैटेगरी की मेडिसिन है जो आपने पहले भी पढ़ी हैं, ठीक है, तो हम बार बार डिस्कस नहीं करेंगे, आप पुरानी वीडियोस में जाके देख सकते हैं। लाइक आपका एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, ठीक है, आपको नाम इसमें याद रखने हैं तो आप पर्टिकुलर मेडिसिन के नाम याद रख सकते हो। उसके बाद आता है एक हमारा H1 एंटीहिस्टामाइन, ठीक है, ये क्या करेंगे, हिस्टामाइन की एक्टिविटी को रिड्यूस करेंगे। न्यूरोलैप्टिक इसमें यूज होते हैं। उसके बाद प्रोकाइनेटिक ड्रग्स होती हैं, ठीक है, जिसमें आपका मेटाक्लोप्रेमाइड मोस्ट कॉमन है, जो सबसे ज्यादा यूज होती है। उसके बाद 5-HT3 एंटागोनिस्ट, ये कौन से होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं वॉमिटिंग के, यानी कि जब स्टमक में ये 5-HT3 जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको एक्टिवेट करते हैं तो हमारा जो सीटीजेड होता है वो स्टिमुलेट हो जाता है, तो उसकी एक्टिविटी को हम ब्लॉक कर देंगे। उसके बाद एंटीइमेटिक एडजुवेंट, यानी कि किसी चीज को ऐड कर देंगे। तो ये क्या है, पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन है। देखिए, इसमें आपको मैं कुछ नहीं कर सकती, उसमें खुद से आपको मेडिसिन के नाम याद रखने पड़ेंगे। केमिस्ट्री में भी आपके काम आएंगे, कोलॉजी में भी आपके काम आएंगे, तो फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कैटेगरी डिवाइड कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप सारी मेडिसिन को पढ़ो, याद करो, लेकिन हाँ, डेफिनेटली से जो कॉमन मेडिसिन है उनको आप जरूर याद कीजिए। फिर हम बात करेंगे फार्मेकोलॉजिकल एक्शन की। तो जो फार्मेकोलॉजिकल एक्शन होता है एंटीइमेटिक का, वो किस टाइप से काम करते हैं। तो जो हमारी एंटीइमेटिक होते हैं वो हमारा स्पेसिफिक टारगेटिंग न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स पे वर्क करते हैं। ऐसे रिसेप्टर्स जो हमारे सीटीजेड को, जो हमारे वॉमिटिंग नोजिया को, इन नोजिया को कंट्रोल करने में हेल्प करें, उन पे हम वर्क करते हैं। ऐसी मेडिसिन आप उनको देते हो। तो सबसे फर्स्ट मेडिसिन जो है वो है हमारा सेरोटोनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, यानी कि ऐसी मेडिसिन जो क्या करते हैं, सेरोटोनिन एक्शन को क्या करते हैं, ब्लॉक कर दे, रिसेप्टर को ब्लॉक कर दे, जिसको आप क्या बोलते हैं, 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी बोलते हो। ठीक है, तो ये वो मेडिसिन होती हैं जो सेरोटोनिन एक्शन को क्या करती है, ब्लॉक करती हैं। ठीक है, और न्यूरोट्रांसमीटर की हेल्प से ये क्या करते हैं, इमेसिस यानी कि वॉमिटिंग को कंट्रोल करती हैं ब्रेन और गट्स में। ठीक है, उसके बाद फिर आता है कि ये क्या करती है, पर्टिकुलर रिसेप्टर को ब्लॉक करने के बाद ये हमारा ये जो पर्टिकुलर रिसेप्टर है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ब्रेन में प्रेजेंट होता है, वॉमिटिंग सेंटर में प्रेजेंट होता है, सीटीजेड। तो ये क्या करती है, वो सीटीजेड को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से जो हमारा वॉमिटिंग है और जो हमारा नोजिया है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, इसके सेरोटोनिन के एग्जांपल्स इसमें मेंशन है, जैसे कि आपका है ओडेनसेटोन, ठीक है, उसके बाद सेकंड आपका है ग्रेनसेट्रोन, डोलासेट्रोन और पेलोनोसेट्रोन। तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स हैं जो हमारे किस में हेल्प करते हैं, सेरोटोनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की तरह हेल्प करते हैं, यानी कि सेरोटोनिन रिसेप्टर की एक्टिविटी को ब्लॉक करने में हमारा हेल्प करते हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्शन में जो सेकंड आता है वो ऐसी मेडिसिन आती है जो डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं, यानी कि डोपामिन की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देंगे। तो इसको हमने नाम दिया है डोपामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, डोपामिन की एक्टिविटी को ब्लॉक करती हैं। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर की हेल्प से क्या करते हैं, इमेसिस को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर ही होता है जो सिग्नल्स को पास करता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, डोपामिन रिसेप्टर में ब्रेन में जो होता है वो क्या करते हैं, इसको ब्लॉक कर देता है। उसके बाद इसको भी यूज किया जाता है नोजिया वॉमिटिंग में। कब यूज किया जाता है, ड्यूरिंग द कीमोथेरेपी एंड सर्जरी। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन है, लाइक आपका मेटोक्लोप्रेमाइड, ठीक है, सेकंड आपका है प्रोक्लोरपेजिन, तो हेलोपेरिडोल, ये क्या है, डोपामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के एग्जांपल्स हैं मेडिसिन के। थर्ड आता है हमारा एंटीहिस्टामाइन। तो एंटीहिस्टामाइन नेम से डिफाइन हो रहा है, जो हमारा हिस्टामाइन की एक्टिविटी को ब्लॉक करेगा। तो आपको सिर्फ इसमें लिखना है कि ये क्या करते हैं, ऐसी मेडिसिन होती है जो हिस्टामाइन की एक्टिविटी को क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है और इमेसिस को कंट्रोल कर देती है। ठीक है, कहाँ पे करती है, ब्रेन में करती है।
उसके बाद इसका जो यूज होता है वो नॉजिया वॉमिटिंग में डेफिनेटली सी बात है, ठीक है। मोशन सिकनेस में भी इसका यूज होता है रोकने के लिए। एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो जैसे इसमें है आपका मेक्लाइजीन है, प्रोमेथलाइजीन है, ठीक है, डाइफिनाइल ड्रामीन है। तो ये क्या है आपका बेसिक मेडिसिन के नाम है जो हमारा एंटीहिस्टामाइन की तरह यूज होती है। प्रोकाइनेटिक कैटेगरी में जो फर्स्ट ड्रग आती है उसका नाम है मेटाक्लोप्रेमाइड। मेटाक्लोप्रेमाइड क्या है? एंटी इमेटिक ड्रग है। इसमें आपको एक कंडीशन के बारे में याद रखना है, ये क्या करता है? सीटीजेड को ब्लॉक करता है। अब सबसे पहली बात आती है कि सीटीजेड होता क्या है। तो ये एक टाइप का रिसेप्टर है जिसकी वजह से ये हमारे ब्रेन में होता है। जब हमारा सीटीजेड स्टिमुलेट होते हैं तभी आपको वॉमिटिंग की फीलिंग आती है। अब हमें क्या कराना है? इमेसिस को रोकना है, प्रिवेंट कराना है। तो हम सीटीजेड को स्टिमुलेट होने से रोक देंगे विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन। सीटीजेड की फुल फॉर्म होता है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, ठीक है। ये क्या करते हैं? इमेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो आपको ये याद रखना है और कमेंट्स में मुझे बताना है सीटीजेड की फुल फॉर्म। इससे पता चलेगा कि आप पर्टिकुलर कितनी स्लाइड तक आपने इसको पढ़ा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो ये पर्टिकुलर मेडिसिन होती है मीटोक्लोप्रामाइड, ये क्या करता है? सीटीजेड को ब्लॉक कर देता है जिसकी वजह से जो हमारा वॉमिटिंग है वो क्या हो जाती है? इंड्यूस हो जाती है या फिर प्रिवेंट हो जाती है। इसमें कोई भी क्लोरप्रोमेजाइन लाइक एक्टिविटी नहीं होती है, लाइक आपका एंटीसाइकोटिक प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है। ये क्या करता है? ये हमारा जो नॉर्मली जो हमारा स्टमक में फूड होता है उसको इम्पिटी कराने में हेल्प करता है। प्लस ये क्या करेगा? गैस्ट्रिक डायलेशन करेगा और एलईएस रिलैक्सेशन को प्रोड्यूस करेगा। एलईएस यहाँ पे क्या है? लोअर इसोफेगल स्पिंचर्स, ठीक है। ये क्या होता है? हाई प्रेशर जोन होता है, जो क्या करता है जब वॉमिटिंग होती है तो प्रेशर लगता है, ठीक है। तो उसको क्या करता है? रिलैक्स करता है, आपको फीलिंग बेटर प्रोवाइड कराता है। डोज की अगर मैं बात करूं तो इसको हम 10 mg TDS ऑरली ले सकते हैं। TDS का मतलब होता है 3 टाइम ए डे, यानी कि एक दिन में आप क्या है इसको 3 टाइम ले सकते हैं। चिल्ड्रंस की अगर मैं बात करूं तो 0.2 to 0.5 mg पर केजी हम इसको यूज कर सकते हैं। इंडिकेशन की अगर बात करूं तो नोजिया वॉमिटिंग डेफिनेटली सी बात है। कीमोथेरेपी इंड्यूस नोजिया एंड वॉमिटिंग हम इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा मोशन सिकनेस में हम इसको यूज कर सकते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी डिसऑर्डर में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ड्यू टू डायबिटिक गैस्ट्रोपैरेसिस में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करूं तो एलर्जिक रिएक्शंस में हम यूज नहीं करेंगे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में यूज नहीं करेंगे, सीजर डिसऑर्डर में हम लोग यूज नहीं करेंगे, प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम भी हम इसको यूज नहीं करेंगे। तो ये कुछ बेसिक कॉन्ट्राइंडिकेशन थे जिनको आप कहीं पे या तो लिख सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इस स्लाइड में हमारा क्या है? क्लासिफिकेशन शो हुआ है। ऐसा नहीं है कि जो मैंने आपको पहले क्लासिफिकेशन बताया था और जो मैं अभी आपको बता रही हूँ ये अलग है, सेम है। बट यहाँ पे जो मैंने आपको रिप्रेजेंट किया है वो फ्लो चार्ट में किया है, क्योंकि फ्लो चार्ट में सबसे ज्यादा इजिली याद होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है? एंटीमेटिक जो ड्रग है एंटीहिस्टामाइन होता है, एंटीकोलिनर्जिक डोपामाइन D2 रिसेप्टर आप इसमें यूज करते हैं। सेरोटोनिन 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट आप यूज कर सकते हैं और कुछ अदर मेडिसिन है जिसमें से आप 2 या 3 रख सकते हैं। प्रोसीजर और प्रिंसिपल्स और डेफिनेशन सेम रहेंगी। जैसे कि एंटीहिस्टामाइन की अगर मैं बात करूं तो ऐसी मेडिसिन होती हैं जो हिस्टामाइन की एक्टिविटी को ब्लॉक करेंगी। डोपामिन की अगर मैं बात करूं तो ऐसी मेडिसिन जो डोपामिन की एक्टिविटी को ब्लॉक करेंगी। सेरोटोनिन 5-HT3 रिसेप्टर यानी कि जो ऐसी मेडिसिन जो क्या करेंगे? सेरोटोनिन की एक्शन को ब्लॉक करेंगे, ठीक है, इनहिबिट करेंगे। तो इसमें क्या है? सिमिलर ही है जो हमने पहले वाली स्लाइड में भी पढ़ा था। तो इसमें जस्ट आपको फ्लो चार्ट से दिखाया गया है, बाकी इसमें कुछ भी अलग नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो है हमारा लेक्सेटिव और परगेटिव्स। तो अगर मैं आपको कॉमन डेफिनेशन में समझाऊं तो ये आपने फार्माकोग्नोसी में भी पढ़ा होगा कि लेक्सेटिव और परगेटिव्स कौन से होते हैं। आज हम फार्माकोलॉजी में भी पढ़ेंगे। लेक्सेटिव और परगेटिव्स हम तब यूज करते हैं, वो मेडिसिन होती है जो हमारा कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कि जब पेट में सूख जाता है, स्टूल प्रॉपर तरीके से पास नहीं हो पाते हैं बॉडी से, उस कंडीशन में हम लेक्सेटिव और परगेटिव्स यूज करते हैं। और जितनी भी हमें क्या होती है? बाउल रिलेटेड कंडीशंस होती है। बाउल का मतलब होता है पेट, ठीक है। तो जितनी भी हमें पेट से रिलेटेड कंडीशंस होते हैं जैसे कि स्टूल पास ना होना, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? लेक्सेटिव और परगेटिव्स का यूज करते हैं। अब सबसे पहले देखेंगे कि लेक्सेटिव और परगेटिव्स में क्या डिफरेंस है। तो जो हमारे लेक्सेटिव्स होते हैं ये क्या करते हैं? बाउल मूवमेंट को स्टिमुलेट करते हैं और स्टूल को पास होने के लिए प्रमोट करते हैं।
यानी कि ये एक ऐसी कंडीशंस होती है जब हमारे स्टूल्स जो हैं वो प्रॉपर पास नहीं हो पाते, तो उस कंडीशन में हम लैक्सेटिव का यूज करते हैं। ठीक है, ये कैसे वर्क करता है? ये जो वर्क करता है, ये क्या करता है, जो हमारा स्टूल है उसकी बल्क को, स्टूल के बल्क को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा और स्टूल को लुब्रिकेंट कर देगा, जिसकी वजह से वो क्या हो जाए, इजिली पास आउट हो जाए। ठीक है, कैसे करेगा? विद द हेल्प ऑफ स्टिमुलेटिंग द मसल्स ऑफ द इंटेस्टाइनल वॉल। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन होगा और स्टूल जो होंगे वो पुश आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो जो लैक्सेटिव्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्टूल को पास आउट करने के लिए हेल्प करते हैं। उसके बाद परगेटिव्स, इनको क्या बोला जाता है, कैथरेटिक्स भी बोला जाता है। ठीक है, इसका जो यूज होता है वो क्या होता है, बाउल मूवमेंट के लिए यूज होता है विद इन ए शॉर्ट टाइम फ्रेम। यानी कि जो हमारे लैक्सेटिव्स होते थे, मेन डिफरेंस, क्योंकि दोनों सेम ही काम कर रही है, लेकिन इसमें एक बेसिक डिफरेंस है, जो लैक्सेटिव्स होते थे वो शॉर्ट यानी कि एक्शन मूवमेंट में हेल्प करते थे, जो हमारे परगेटिव्स होते थे वो शॉर्ट टाइम में हमारा हेल्प करते हैं। उसके बाद फिर ये क्या है, ये यूज की जाती है कॉन्स्टिपेशन में, बाउल मूवमेंट में, जब भी हमें अर्जेंटली नीड हो, यानी कि जब भी हमें क्या है, एक्शन जल्दी प्रोवाइड कराना हो, तब हम कौन सी मेडिसिन यूज करेंगे, परगेटिव्स। ठीक है, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं परगेटिव्स के जो आपने कोग्नोसी में सुना होगा, लाइक सेना, कैस्टर ऑयल और मैग्नीशियम सीट्रेट। ठीक है, अगर किसी को अभी भी कंफ्यूजन है लैक्सेटिव और परगेटिव्स, तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ। लैक्सेटिव्स जो होते हैं वो हमारा धीरे धीरे काम करते हैं, लेकिन परगेटिव्स हम तब यूज करते हैं जब हमें शॉर्ट टाइम में एक्शन प्रोड्यूस कराना है, स्टूल को पास आउट करना है। नेक्स्ट हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ लैक्सेटिव एंड परगेटिव्स। तो कितने टाइप से इसको क्लासिफाई किया गया है, ये आप ध्यान रखिएगा कि परगेटिव्स को कैथरेटिक्स भी बोला जाता है, क्योंकि कभी कभी आंसर और क्वेश्चन दोनों इसी से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आता है वो आता है फर्स्ट बल्क फॉर्मिंग एजेंट, जिसमें हमारा आता है डाइट्री फिब्री, यानी कि आपका इसबगोल, ये जितने भी हमारे मिथाइल सेल्यूलोज, जितने भी इसबगोल तो आपने नॉर्मल कॉमन डे में भी हमने सुना है, नॉर्मली घरों में भी होता है। ठीक है, उसके बाद स्टूल सॉफ्टनर, ये ऐसे होते हैं जो स्टूल को सॉफ्ट करके रिमूव आउट कर देते हैं, जैसे DOSS। उसके बाद ऑस्मोटिक परगेटिव्स होते हैं, स्टूमुलेंट परगेटिव्स होते हैं, जिसमें हमारा डाई फिनाइल मेथनेज आता है। ठीक है, इमोडिनेज आता है, 5-HT4 अगोनिस्ट आता है, फिक्स्ड ऑयल आता है। तो इनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इनकी हेल्प से हम कॉन्स्टिपेशन को ट्रीटमेंट कराते हैं। लैक्सेटिव और परगेटिव के जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन होते हैं वो डिपेंड करते हैं मेडिकेशन पे। जैसे फर्स्ट है बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव, तो ये वो मेडिसिन होती हैं जो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं और स्टूल के बल्क को इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से वो इजिली पास आउट हो जाए। सेकेंड आता है लुब्रिकेंट लैक्सेटिव। तो लुब्रिकेंट लैक्सेटिव वो मेडिसिन होते हैं जो क्या करती हैं, स्टूल को कॉट कर लेती है। ठीक है, इसको स्टूल को क्या कर लेंगे, कॉटिंग कर देगी और स्लीपी बना देगी, जिसकी वजह से वो इजिली पास आउट हो जाए। जैसे इसमें मिनरल्स और ग्लिसरीन इसके एग्जांपल है। थर्ड आता है स्टूल सॉफ्टनर। तो स्टूल सॉफ्टनर कौन से होते हैं, ये क्या करते हैं, वाटर कंटेंट को इंक्रीज कर देते हैं स्टूल में, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं और इजिली पास आउट हो जाते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है डोपुस्टेट, सोडियम एंड कैल्शियम। उसके बाद स्टिमुलेंट लैक्सेटिव कौन से होते हैं, ये वो मेडिसिन होती हैं जो क्या करती है, इंटेस्टाइनल वॉल की मसल्स को स्टिमुलेट करती है, कॉन्ट्रैक्ट कराती है और पुश कराती है स्टूल को बाहर निकालने में। ठीक है, तो इसका जो एग्जांपल है वो आपका क्या है, बाइसेक्लोडाइल, सेना, ठीक है, और कैस्केरा। नेक्स्ट उसमें आते हैं ऑस्मोटिक लैक्सेटिव। तो ऑस्मोटिक लैक्सेटिव कौन से होते हैं, जो वाटर को, ये वो टाइप की मेडिसिन होती हैं जो वाटर को ड्रॉ करती हैं, ठीक है, कॉलोन में, और स्टूल के वॉल्यूम को इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से वो इजिली पास हो जाए। जैसे लैक्टुलोज, ठीक है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल और मैग्नीशियम सीट्रेट। उसके बाद परगेटिव्स की अगर मैं बात करूं, तो परगेटिव्स जैसे कि आपको पता है कि वो मेडिसिन होती हैं जो क्या करती है, कॉलोन में फ्लूइड के कंटेंट को इंक्रीज करती हैं, ठीक है, कॉन्ट्रेक्शन कराती हैं रेक्टम मसल्स को और कॉलोन को, और उसके बाद प्रमोट करती हैं स्टूल को पास आउट होने के लिए। तो इसमें जो एग्जांपल है वो है सेना, कैस्टर ऑयल, मैग्नीशियम सीट्रेट। तो पर्टिकुलर ये कुछ टाइप के फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ये टाइप के मेडिसिन बिहेव करती हैं। ठीक है, लैक्सेटिव और परगेटिव
लैक्सेटिव के अगर इंडिकेशन की बात की जाए तो ये कॉन्स्टिपेशन में यूज होता है, उसके बाद जितनी भी हमारी बाउल प्रिपरेशन होती है उसमें यूज होता है, फीजल इन्फेक्शन में यूज होता है, ठीक है। उसके बाद एनल फिजर में इसका यूज होता है, हेमरॉइड में इसका यूज होता है। तो पर्टिकुलर इन कंडीशंस में हम इसको यूज करते हैं। अगर कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात कर ले तो जो लैक्सेटिव और परगेटिव्स होते हैं वैसे तो वो जनरली सेफ होता है, ठीक है, बट कभी कभी क्या होती है, कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हम इसको यूज नहीं करते हैं, जैसे कि आपका एब्डोमिनल पेन हो गया, नोजिया, वॉमिटिंग हो गया, रेक्टल ब्लीडिंग हो गई, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, डायरिया हो गया, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज हो गया। तो इन कंडीशंस में हम इसको यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है एंटी डायरियल ड्रग। अब जब हमने पिछले वाले वीडियो में जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था जब हमारे स्टमक में क्या हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लैक्सेटिव और परगेटिव्स यूज करते थे। लेकिन अब क्या करेंगे, डायरियल ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, एंटी डायरियल ड्रग्स, यानी कि जो डायरिया में यूज होता है। तो डायरिया में क्या होता है, स्टूल का जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम डायरिया बोलते हैं। तो एंटी डायरियल ड्रग वो मेडिकेशंस होती है जो डायरिया को ठीक करने में हेल्प करती हैं, यूज की जाती हैं। डायरिया क्या होता है, जिसमें क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, वॉल्यूम बढ़ जाती है, फ्लूइड कंटेंट बढ़ जाता है स्टूल में, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डायरिया। उसके बाद फिर इसमें क्या आता है कि ये कैसे अपना काम करती है, तो ये स्लोली डाउन मूवमेंट में अपना काम करती है गट के मसल्स में, ठीक है, जो क्या करती है, बाउल मूवमेंट की फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस कर देती है। उसके बाद इसमें क्या आता है, ये जो पर्टिकुलर अमाउंट होता है फ्लूइड का वो रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से जो स्टूल होता है वो मोर सॉलिड हो जाता है, ठीक। उसके बाद ये क्या करती है, एब्जॉर्बिंग टॉक्सिन्स और बैक्टीरिया को क्या करती है, वर्क करती है, इनिबिट करती है सिक्रीशन ऑफ फ्लूइड को, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, जो हमारा फ्लो होता है वो कम हो जाता है। यानी कि एंटी डायरियल ड्रग वो ड्रग्स होती हैं जो डायरिया को ठीक करने में हेल्प करती हैं। और डायरिया में क्या होता है, स्टूल का जो मूवमेंट होता है वो हाई हो जाता है, उसको क्या करती है, रिड्यूस करके रखती है। नेक्स्ट हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डायरियल ड्रग। तो किसको दो टाइप से क्लासिफाई किया गया है, एक है हमारा नॉन एंटी माइक्रोबियल एंटी डायरियल और सेकेंड हमारा स्पेसिफिक एंटी इन्फेक्टिव एजेंट। तो जो एंटी माइक्रोबियल होते हैं, नॉन एंटी माइक्रोबियल होते हैं, उसमें हमारा दो टाइप का आता है, एंटी मोटिलिटी एजेंट और एंटी कोलिनर्जिक एजेंट, ठीक है, जिसमें एट्रोपिन सबसे कॉमन है और जो एंटी मोटिलिटी एजेंट होते हैं उसमें कॉर्डिन सबसे कॉमन ड्रग है। उसके बाद स्पेसिफिक की अगर मैं बात करूं तो इसमें आते हैं एंटी माइक्रोबियल, ठीक है, एंटी माइक्रोबियल नॉरफ्लॉक्सासिन आपने सुना होगा, मेट्रोनिडाजोल बहुत कॉमन है, इरिथ्रोमाइसिन बहुत कॉमन है, ठीक है। और एंटी सिक्रेटरी एजेंट की अगर बात करूं तो इसमें मेसालाजाइन सबसे कॉमन ड्रग होती है। तो पर्टिकुलर इस टाइप का ये क्या है, क्लासिफिकेशन है, दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है, एंटी माइक्रोबियल और नॉन एंटी माइक्रोबियल। इसमें जो फर्स्ट ड्रग आती है वो है हमारा मेट्रोनिडाजोल। अब मेट्रोनिडाजोल कौन सी है, एंटी प्रोटोजोल है, ठीक है, एंटीबायोटिक्स है, जो क्या करती है, हमारा प्रोटोजोल की वजह से होने वाले डायरिया को यूज ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि ये एंटी प्रोटोजोल एक्टिविटी को कॉज करती है, ठीक है। उसके बाद ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज को भी ठीक करती है, ठीक है। उसके बाद बैक्टीरियल वेगनोसिस को भी ये क्या करती है, ठीक करती है। तो ये जो मेट्रोनिडाजोल है ये क्या करता है, प्रोटोजोआ की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। डोज की अगर मैं बात करूं तो 400 mg बीडी और 7.5 mg पर केजी आप इसको यूज करेंगे। अब हम देखेंगे फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एंटी डायरियल ड्रग। तो एंटी डायरियल ड्रग का फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि डायरिया कैसे होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, ये एक फ्लो चार्ट बनाया है, इसमें आपको रिप्रेजेंट किया है। सबसे पहले देखेंगे जब हम कैस्टर ऑयल को इनटेक करते हैं माउथ से तो हमारा जो रिसिनोलिक एसिड होता है इंटेस्टाइनल में वो रिलीज हो जाता है। जैसे ये रिलीज होगा जो रिसिनोलिक एसिड है वो एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा इन स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होना स्टार्ट होगा, सोडियम और क्लोराइड की परमेबिलिटी चेंज हो जाएगी इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रेशन होगा और किसको स्टिमुलेट कर देगा, रिसिनोलेट को स्टिमुलेट कर देगा, जो क्या होता है एंटी डायरियल एजेंट की तरह काम करता है, जिसकी वजह से हमारी डायरियल एक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसको आप क्या बोलते हैं, डायरिया।
यानी कि डायरिया कैसे होता है? डायरिया आपका होता है प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीशन की वजह से, जिसकी वजह से क्या होता है, जो किसको स्टिमुलेट करता है, रिसिनोलेट को स्टिमुलेट करता है। अब हमने क्या करना है, इसी एक्टिविटी को इनहिबिट करनी है, यानी कि हमें प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को इनहिबिट करना है विद द हेल्प ऑफ एंटी डायरियल एजेंट। बस आपको इतना ही याद रखना है। एंटी डायरियल ड्रग में आपको क्या इनहिबिट करना है, सॉरी डायरिया में आपको क्या इनहिबिट करना है, प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीशन को इनहिबिट करना है, यानी कि सिंथेसिस को क्या करना है, इनहिबिट करना है विद द हेल्प ऑफ एंटी डायरियल एजेंट। जैसे ही आप इसको इनहिबिट करोगे, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी और आपका एंटी डायरियल इफेक्ट शो होगा। तो डियर स्टूडेंट, सिर्फ आपको यही बात याद रखनी है कि अगर आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखते हैं एंटी डायरियल ड्रग का, तो ये वो ड्रग होती हैं जो क्या करती हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं, जिसकी वजह से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोबिलिटी डिक्रीज होती है और आपको एंटी डायरियल इफेक्ट शो होता है। इंडिकेशन की अगर बात करूं तो एक्यूट क्रोनिक डायरिया में हम इसको यूज करते हैं, प्री रेडियोग्राफिक प्रोसीजर में हम इसको यूज करते हैं, और ट्रेवल डायरिया। अब ट्रेवल डायरिया क्या होता है? ट्रेवल डायरिया ये होता है कि जब सपोज करो आप कहीं अनहाइजीन जगह से आते हो और विद इन 10 डेज में आपको डायरिया स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू बैक्टीरिया इन्फेक्शन, या कुछ ऐसा खा लेते हो जिसमें बैक्टीरिया था, पानी पी लेते हो जो साफ नहीं था जिसकी वजह से आपको डायरिया हो गया, ठीक है, इन्फ्लामेशन कोज हो गया, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ट्रैवल डायरिया। उस कंडीशन में आप यूज कर सकते हो। कॉन्ट्राइंडिकेशन की अगर बात करूं तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में हम यूज नहीं करेंगे, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज में यूज नहीं करेंगे, एलर्जिक रिएक्शन में यूज नहीं करेंगे, रीनल एंड हिपेटिक इंपेयरमेंट में हम इसको यूज नहीं करेंगे। रीनल का मतलब होता है किडनी और हिपेटिक का मतलब होता है लीवर। तो ये जस्ट इसका क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशन है। नेक्स्ट क्लास में हमें पढ़ना है चैप्टर 9, जिसमें हम पढ़ेंगे ड्रग एक्टिंग ऑन द किडनी, जिसमें हमें पढ़ना है डायूरेटिक्स और एंटी डायूरेटिक्स के बारे में। अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हैं तो आपको यूरिनरी सिस्टम की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए, तभी आपको ये टॉपिक्स समझ में आएंगे। अगर किसी स्टूडेंट को ह्यूमन एनाटॉमी में यूरिनरी सिस्टम की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी नहीं पता है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप नोट्स कार्ड की ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के चैप्टर जिसमें यूरिनरी सिस्टम के बारे में बताया गया है वो आप पढ़ सकते हैं, एक बार देख सकते हैं, तभी आपको डायूरेटिक्स और एंटी डायूरेटिक्स के बारे में समझ आएगा। तो एक बार वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, नोट्स देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे डायूरेटिक्स और एंटी डायूरेटिक्स की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन क्वेरी फॉर सब्जेक्ट रिलेटेड देन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।